For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. हे फ्रेंड्स, हाउ यू आर। आज से हम लोग एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविजंस एक्ट 1952 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें हम लोग बेसिकली 3 चीज़ों के बारे में सीखने जा रहे हैं: प्रोविडेंट फंड स्कीम, पेंशन फंड स्कीम और EDLIS, कहने का मतलब एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। तो इस एक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बेसिक इंफॉर्मेशंस बता देना चाहूँगा, और कुछ एक अमेंडमेंट भी आया है इसको लेके, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट है और आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और CA के जो मई 2020 एग्ज़ाम्स होने वाले हैं और CS के जो जून 2020 एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए वो एप्लीकेबल है वो अमेंडमेंट। तो आइए हम लोग पहले उसको देख लेते हैं कि अमेंडमेंट आखिर है क्या। सो लेट्स गो देयर। बेसिकली ये जो एक्ट है वो 3 चीज़ों के बारे में बात करता है: प्रोविडेंट फंड स्कीम के बारे में, पेंशन स्कीम के बारे में, और EDLIS जो मैंने आपको बता ही दिया अभी, एम्प्लॉयज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। आगे मैं डिटेल में आपको सारे चीज़ों के बारे में बताऊंगा, पर यह अमेंडमेंट आपको जान लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि पहले जो हमारा जम्मू एंड कश्मीर स्टेट था, उसको अब यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है और टू पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया गया है। पहला जो पार्ट है वो है जम्मू एंड कश्मीर का और दूसरा है लद्दाख, और दोनों को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है विथ लेजिस्लेचर। तो जब इसको किया गया उस समय जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 लाया गया, ताकि आपको नाम से समझ में आ रहा होगा कि रीऑर्गेनाइजेशन नाम से आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पे होता क्या होगा। एक्चुअली इस एक्ट को पास किया जाता है क्योंकि फिर से उसको रीऑर्गेनाइज करना है। पहले जम्मू और कश्मीर था स्टेट, अब उसको यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करके। तो वो रीऑर्गेनाइजेशन ही ना है एक तरह से, इसीलिए इस एक्ट को लाया गया। और उसके पहले तक ये एक्ट प्रोविडेंट फंड का जो एक्ट है, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट 1952, ये एप्लीकेबल नहीं हुआ करता था जम्मू कश्मीर में। लेकिन अब नाउ इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया। ये जो एक्ट है EPF एंड MP एक्ट, इसको मैं शॉर्ट में यही बोला करूँगा क्योंकि इसका नाम बहुत ही ज़्यादा लंबा है। तो ये जो एक्ट है ये अब ऑल ओवर इंडिया, पूरे का पूरा जो भारत है हमारा, उसमें अप्लाई होता है। और पहले की तरह कोई भी प्रोविजन नहीं है कि एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वगैरह, वैसा कुछ नहीं, सारे के सारे भारत में ही अप्लाई होता है। तो बेसिक इंफॉर्मेशन मैंने आपको दे दिया, ये आपको जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अब हम आगे बढ़ते हैं, इस एक्ट के एप्लीकेबिलिटी पे चलते हैं कि ये जो एक्ट है वो किस पे एप्लीकेबल होता है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी पे। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होता है। फैक्ट्री अंडर शेड्यूल 1 इंडस्ट्री, मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में या फिर इसी लेक्चर में आगे बताऊंगा मैं आपको कि ये जो शेड्यूल 1 इंडस्ट्रीज हैं ये कौन कौन से हैं। तो एप्लीकेबिलिटी जो है इस एक्ट का, जो कि सेक्शन 1 है इस एक्ट का, वो सिंपली कहता है कि the act applies to every establishment fulfilling the following conditions: it must be a factory, it must be in schedule 1, and employees जिसका 20 से अधिक है, ऐसा एस्टेब्लिशमेंट जिसमें 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं या एम्प्लॉयज़ हैं, उस पर भी ये एक्ट एप्लीकेबल है।
तो आप देख रहे होंगे 3 पार्ट में मैंने डिवाइड करके रखा है। जो फैक्ट्री शेड्यूल 1 के अंदर आता है, शेड्यूल 1 इंडस्ट्रीज के अंदर आता है, उस पे वो एप्लीकेबल है ही, उस पे बिल्कुल एप्लीकेबल है। लेकिन हाँ, मिनिमम 20 वर्कर्स होने आवश्यक है, तो फिर ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है ये एक्ट वैसे फैक्ट्री पे, वैसे एस्टेब्लिशमेंट पे। एनी अदर एस्टेब्लिशमेंट, अगर कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, मतलब शेड्यूल 1 इंडस्ट्री के तहत नहीं आ रहा है, कोई दूसरा एस्टेब्लिशमेंट है, लेकिन जो वर्कर्स हैं वहाँ वो मिनिमम 20 भी हैं, मतलब फैक्ट्री अंडर शेड्यूल 1 नहीं है, लेकिन वहाँ पे वर्कर्स 20 से अधिक हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट, सीजी बाय नोटिफिकेशन इन ओजी, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, नोटिफाई करेगी वैसे वैसे एस्टेब्लिशमेंट को, और ऑफिशियल गैजेट के थ्रू वैसे अदर एस्टेब्लिशमेंट पे भी ये एक्ट अप्लाई कर सकती है। एनी एस्टेब्लिशमेंट जहां 20 से कम वर्कर्स हैं, ठीक है, 20 से कम लोग एम्प्लॉयड हैं, तो सीजी बाई ओजी, सीजी चाहे तो नोटिफिकेशन लाके वहां भी इस एक्ट को अप्लाई कर सकती है। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट को एटलीस्ट 2 मंथ्स का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा वैसे एस्टेब्लिशमेंट्स को। अगर सोचो कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कोई ऐसे एस्टेब्लिशमेंट पे अप्लाई करना इस एक्ट को जहाँ पे वर्कर्स 20 से कम हो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, एटलीस्ट जब से उसको अप्लाई करना है इस एक्ट को, उससे 2 महीने पहले तक सेंट्रल गवर्नमेंट एक नोटिस भेज देगी वो ऐसे एस्टेब्लिशमेंट को जिसपे एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट 1952 अप्लाई होने वाला है। सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही बता देगी उसे कि देखो भाई, एस्टेब्लिशमेंट, फैक्ट्री, जो भी तुम हो, तुम्हारे पास जो वर्कर्स एम्प्लॉयड हैं वो 20 से कम हैं। मैं मानता हूँ कि 20 से कम है तुम्हारे पास वर्कर्स एम्प्लॉयड, लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का मानना है, कहने का मतलब हमारा मानना है कि आप पे ये जो एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट 1952 है, ये अप्लाई होना चाहिए। तो फिर मैं आपको आज ही नोटिस दे रहा हूँ, आज 2 महीना, आज से 2 महीने के बाद आप पे ये एक्ट अप्लाई हो जाएगा। तो यही था बेसिकली एप्लीकेबिलिटी को लेके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड एंड मिसलेनियस प्रोविडेंस एक्ट 1952 का। अब एप्लीकेबिलिटी के बाद, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि शेड्यूल 1 इंडस्ट्री आखिर क्या होता है, कौन कौन से ऐसे फैक्ट्रीज हैं जो कि शेड्यूल 1 इंडस्ट्री के तहत आते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो शेड्यूल 1 इंडस्ट्रीज जो हैं वो हैं आपके जितने भी सारे सीमेंट, सिगरेट, आयरन स्टील, टेक्सटाइल, केमिकल, फूड प्रोडक्ट्स, एरिएटेड वाटर, पेपर एंड पेपर प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड जनरल इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स, बीड़ी, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग एंड सर्विसेज वाले जो इंडस्ट्रीज हैं या फिर स्टैब्लिशमेंट है, या फिर मेडिकल एंड फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशंस, ब्रिक मेकिंग एटसेट्रा, मतलब इंडस्ट्रीज एज पर शेड्यूल 1 ऑफ ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट, कहने का मतलब यहाँ जो मैं सीजी लिखा हूँ इसका फुल फॉर्म सेंट्रल गवर्नमेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट कैन ऐड इंडस्ट्री टू शेड्यूल 1 बाई ऑफिशियल गैजेट। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास ये अधिकार रखती है कि वो जब चाहे शेड्यूल 1 में, किस एक्ट का शेड्यूल 1, तो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट का जो शेड्यूल 1 है उसमें इंडस्ट्रीज को ऐड कर सकती है जब चाहे तब। अब वो कैसे ऐड करेगी, तो ऑफिशियल गैजेट, मतलब भारत का जो राजपत्र है, हिंदी में मैं कह रहा हूँ, इंडियन ऑफिशियल गैजेट जो है, ऑफिशियल गैजेट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उस पर नोटिफाई कर देगी वैसे इंडस्ट्रीज को, और फिर वैसा इंडस्ट्री जो है वो शेड्यूल 1 के तहत आने लगेगा ईपीएफ एंड एमपी एक्ट का। तो प्रेजेंटली मैं बता रहा हूँ कि अभी फिलहाल कौन कौन से ऐसे इंडस्ट्रीज हैं जो कि शेड्यूल 1 में है। तो प्रेजेंटली ये जो मैंने आपको अभी सारा नाम बताया, ये सब इंक्लूडेड है शेड्यूल 1 में। और इन इंडस्ट्रीज में जितने भी सारे फैक्ट्रीज होंगी,
एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, वो सारे के सारे पे अप्लाई होगा ईपीएफ एंड एमपी एक्ट। मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि मिनिमम 20 वर्कर्स होने आवश्यक हैं। शेड्यूल 1 इंडस्ट्री जिसमें कि 20 वर्कर्स हैं, मिनिमम 20 वर्कर्स, उस पर ऑटोमेटिकली ही एप्लीकेबल हो जाता है ये एक्ट। वैसे अगर देखा जाए तो सारे के सारे प्रैक्टिकली ऑल द इंडस्ट्रीज जो भी हैं अभी प्रेजेंटली, वो सारे के सारे ही कवर हो जाते हैं इसमें। इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे भी लिख दिया प्रैक्टिकली ऑल द ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्रीज आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज में ये जो ईपीएफ एंड एमपी एक्ट है ये अप्लाई होता है। तो एप्लीकेबिलिटी की जहाँ तक बात रही तो वो ये थी। अब हम आगे बढ़ते हैं।